हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीनूज़ बायोलॉजी। आज हम जो खरीफ की फसलों के रोग हैं उसका पार्ट 6 है, जिसके अंदर कपास का जीवाणु अंगमारी रोग है, जिसे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन भी कहा जाता है, की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इस रोग को एंगुलर लीफ स्पॉट या कोणीय पत्ती धब्बा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम है इसका काली भुजा रोग या ब्लैक आर्म डिजीज़। सबसे पहले इसके सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में स्टडी करते हैं। तो लक्षणों में देखिए कि इसके जो लक्षण हैं, जो रोगजनक है, वो जड़ के अलावा पौधे के सभी भागों पर संक्रमण करता है। सिर्फ जड़ है उसके ऊपर इसका संक्रमण नहीं पाया जाता है। पौधे के कौन से भाग पर किस तरह से संक्रमण करता है और किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, इसी आधार पर रोग को 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, इसके अंदर पहली जो अवस्था है वो आती है नवजात पादप अंगमारी या सीडलिंग ब्लाइट। सेकेंड आती है एंगुलर लीफ स्पॉट। तीसरी है ब्लैक आर्म या काली भुजा। चौथी है डोडा सड़न अवस्था, जिसे बॉल रोट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आती है नवजात पादप अंगमारी। ये सीडलिंग पर देखी जाती है, यानी पार्ट कौन सा है जो इससे अफेक्टेड होता है? ये सीडलिंग वाला पार्ट होता है। तो नवजात पौधों के जो बीज पत्र होते हैं या कोटिलिडन्स होते हैं, उन पर वाटर सॉफ्ट स्पॉट्स या फिर जलासिक्त धब्बे बनते हैं, जो बाद में बड़े होकर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, या फिर ये भूरे रंग से काले रंग में बदल जाते हैं। ये धब्बे नई पत्तियों पर भी फैल जाते हैं, जिससे पौधा कर पहले मुरझा जाता है, फिर देन सूख जाता है। तो नवजात जो पादप अंगमारी है, ये सीडलिंग्स पर मिलती है या नवजात पौधों के बीज पत्रों पर, कोटिलिडन्स पर मिलती है। किस रूप में मिलती है? वाटर सॉफ्ट स्पॉट्स या जलासिक्त धब्बों के रूप में मिलती है। ये धब्बे हैं, ये बाद में बड़े होकर भूरे से काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो नई पत्तियां होती हैं पौधे की, उन पर भी ये धब्बे पाए जाते हैं, जिससे पौधा है वो मुरझा जाता है और सूख जाता है। इसके बाद जो सेकंड है वो आता है कोणीय अंगमारी, जिसे एंगुलर लीफ स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये किस पार्ट पे मिलता है? तो परिपक्व जो पौधा होता है उसकी पत्तियों पर दिखाई देता है। और किस रूप में दिखाई देता है? इस पर भी जलासिक्त धब्बे प्रकट हो जाते हैं, जो कोणीय हो जाते हैं, एंगुलर होते हैं, और सूक्ष्म सिराओं या फिर हम कहें लेटरल वेन्स और वेनलेट्स द्वारा ये घिरे रहते हैं। ये धब्बे भूरे से काले रंग में बदल जाते हैं। आपने देखा ये कोणीय अंगमारी है, ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मैच्योर प्लांट की जो लीव्स होती हैं उन पर पाई जाती है। वाटर सोक्ड जो स्पॉट्स होते हैं उनके रूप में होती है। साथ के अंदर कहें तो ये किस तरह की होती है? कोणीय या एंगुलर होती है। साथ में ये किससे घिरी रहती है? तो सूक्ष्म शिराओं या शिरिकाओं से घिरी रहती है, या फिर इसे कहें कि वेन से या वेनलेट से घिरी रहती है। धब्बों का रंग कैसे होता है? तो भूरे से काले रंग का होता है। काली भुजा अवस्था। काली भुजा अवस्था क्या है? तो देखिए, जो नवजात पादप अंगमारी और कोणीय अंगमारी है, इसके बाद तीसरा जो सिम्टम है वो काली भुजा अवस्था होता है, जो तने, शाखाओं या फिर हम कहें टहनियों पर पाया जाता है। गहरे भूरे रंग से काले रंग में परिवर्तित हुई हुई दिखाई देती हैं। ये रेखीय धसे हुए धब्बे प्रकट होते हैं, जो तना, शाखाओं के चारों ओर घेरा बना लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं और स्वस्थ शाखाओं की जगह सूखी हुई काली टहनियाँ या काली भुजाएं दिखाई देती हैं। इसीलिए इसका नाम काली भुजा अवस्था भी है। काली भुजा अवस्था को देखिए कि काली भुजा अवस्था किस पर पाई जाती है। जिस तरह से कोणीय अंगमारी जो परिपक्व पौधा होता है उसकी पत्तियों पर पाई जाती है, नवजात पादप अंगमारी है वो नवजात पौधे के बीज पत्रों पर पाई जाती है। सेम ऐसे ही काली भुजा अवस्था को देखें तो यह तना, शाखाओं, टहनियों इत्यादि पर पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? तो ये रेखीय धसे हुए गहरे धब्बे होते हैं उनके रूप में पाई जाती है। और जो ये धब्बे होते हैं, या जो ये चारों तरफ रेखीय धसे हुए धब्बे हैं, ये चारों तरफ क्या करते हैं? तना और शाखाओं के गर्डल बना लेते हैं या घेरा बना लेते हैं, जिसके कारण पत्तियां अपने आप झड़ जाती हैं, और जो स्वस्थ शाखाएं होती हैं उनकी जगह काली टहनियाँ या काली भुजा दिखाई देती हैं। इसीलिए इसका नाम काली भुजा अवस्था है। नेक्स्ट देखिए, डोडा या बाल सड़न अवस्था। जो फोर्थ स्टेज है उसे डोडा या बाल सड़न अवस्था कहते हैं। बॉल पर भी जलासिक्त धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में गहरे भूरे रंग से काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं और धसे हुए धब्बे होते हैं। इस प्रकार के धब्बों का असर बॉल में गहराई तक चला जाता है,
और रेशों तथा बीजों को भी संक्रमित कर देता है, जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं, जिससे रुई की गुणवत्ता खराब हो जाती है। डोडा या बॉल आप जानते हैं कि जो कपास का फ्रूट है उसे बॉल या डोडा कहा जाता है। तो उस पर जब जलाशक धब्बे बन जाएं और उनका रंग गहरे भूरे से काला हो जाए, ये धब्बे धसे हुए और अंदर तक गहराई तक होते हैं, जो रेशों को और बीजों को भी संक्रमित कर देते हैं, जिसकी वजह से रुई की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। तो इसे डोडा या बाल सड़न अवस्था भी कहते हैं। इस तरह से आपने 4 प्रकार के जो सिम्टम्स या लक्षण हैं वो इस डिजीज़ के पढ़े हैं। पहला जो सिम्टम है उसे हम कहते हैं, आपने देखा, नवजात पादप अंगमारी, दूसरा कोणीय अंगमारी, तीसरा काली भुजावस्था और चौथा डोडा बाल सड़न अवस्था। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, जो कोणीय धब्बावस्था है वो इस कै वाले जो चित्र है इसके अंदर दिखाई दे रही है। ये देखिए एंगुलर स्पॉट्स हैं। सेकंड देखिए काली भुजावस्था, जिसके अंदर जो ये तना और शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, ये सारी की सारी काली रंग के अंदर परिवर्तित हो गई हैं। बॉल सड़न अवस्था में देखिए जो फ्रूट है उसके अंदर गहरे ये धब्बे हो गए हैं, जो कि अंदर रेशों तक चले जाते हैं और बीजों तक पहुंच जाते हैं, उनको संक्रमित कर जाते हैं। आगे देखिए इसके अंदर इसका रोगजनक क्या है। तो इस रोग का रोगजनक है वो एक बैक्टीरिया है या जीवाणु है, जिसका नाम ज़ैंथोमोनास एक्सेनोफोडिस पैथोवार मालवेसियरम होता है। रोगजनक का नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सेनोफोडिस पैथोवार मालवेसियरम। यह एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या कहें कि ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। इसकी आकार कैसी होती है, छड़ाकार, या फिर इसे कहें रोड शेप्ड होता है। ये एकल कसाबिक यानी एक कसाबिक वाला या मोनोट्राइकस होता है। मोनोट्राइकस का मतलब क्या है कि ऐसा छड़ाकार जीवाणु जिसके एक सिरे के ऊपर एक कसाब उपस्थित होता है, उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। यहाँ पे छड़ाकार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ज़ैंथोमोनास एक्सेनोफोडिस पैथोवार मालवेसियरम है वो छड़ाकार है। यह जीवाणु बीज व मृदा जनित होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु किस प्रकार का होता है, तो सीड बोर्न एंड सॉइल बोर्न होता है। तो ये रोगजनक की विशेषताएं हो गई हैं। अब आता है इसका प्रबंधन। प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है, तो आप देखते हैं कि प्रबंधन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है कल्चरल मैनेजमेंट, सेकंड है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट और तीसरा है केमिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शस्य प्रबंधन। तो फसल जो कटाई होती है उसके बाद रोगी पौधे के अवशेष एवं खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा आता है अपरपोषी फसलों के साथ फसल चक्र तथा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई को अपनाना चाहिए। यानी अपरपोषी जो फसलें हैं उनके साथ फसल चक्र को अपनाएं और फिर ग्रीष्मकाल गहरी जुताई करें, क्योंकि ये सीड बोर्न या सॉइल बोर्न डिजीज़ है। तो सॉइल बोर्न है तो इसमें सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए हम समर डीप प्लॉइंग करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है बीजों को उपचारित करने के लिए 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक गर्म जल से उपचारित करना चाहिए, फिर उन्हें सुखाकर प्रयुक्त करना चाहिए। अब आता है रासायनिक प्रबंधन। तो देखिए रासायनिक प्रबंधन के अंदर बीजों को रुई रहित करना। कैसे किया जाता है बीजों को रुई रहित, तो बीजों को बोने से पूर्व पहले इसके अंदर क्या करते हैं, एसिड से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कंसनट्रेट जो H2SO4 होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वो 100 ml पर kg सीड के हिसाब से लेते हैं और 2-3 मिनट इस सॉल्यूशन के अंदर बीजों को डुबा देते हैं। फिर साफ पानी से बार बार धोया जाता है, जिसके बाद 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन, जो कि एक कवकनाशी है, इससे बीजों का उपचार किया जाता है और फिर इसकी बुआई की जाती है। सेकंड आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक प्रतिजैविक है जो जीवाणुओं के प्रति प्रभावशाली होती है। इसको 1000 ppm के घोल में बीजों को 8 से 10 घंटे भिगोकर सुखाने के बाद इसको बुआई के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। तीसरा आता है खड़ी फसल पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे कर सकते हैं, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 0.3% की मात्रा है 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करने चाहिए। लास्ट आता है इसका जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में देखिए पत्तियों पर संक्रमण से पूर्व तो सूडोमोनास जो फ्लोरोसेंस है इसका क्या करते हैं, इसका पर्णीय छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसका पर्णीय छिड़काव करते हैं और रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करते हैं। रोग प्रतिरोधी किस्में कौन कौन सी हैं, सुजाता, बदनावर 1, खंडवा 2, LD694, LHH14, LDH11 और LDH91। इस तरह से कुछ
इम्पोर्टेंट रोग प्रतिरोधी किस्में हैं जिनका प्रयोग करके हम इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं या फिर हम रोग का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रबंधन अपनाना चाहिए। और इस डिजीज़ के साथ ही जो पार्ट 6 है का एंड होता है। पार्ट 7 है उसमें भिंडी का पीच सीरा मोज़ेक रोग है, उसके साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।